नाउ वी हैव रिकन्सिलिएशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट्स। देखो, जब हम कॉस्ट और फाइनेंशियल अकाउंट्स के ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं तो वहाँ पे हमारे पास दो सिस्टम आते हैं रिकॉर्डिंग की। एक हमारे पास है इंटीग्रेटेड सिस्टम, जिसके अंदर हम कंबाइन एंट्री करते हैं, मतलब एक ही बुक बनाते हैं, उसी के अंदर कॉस्ट और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को साइमल्टेनियसली रिकॉर्ड करते हैं। दूसरा हमारे पास है नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम, उसके अंदर हम सेपरेट्स बुक बनाते हैं। कॉस्ट अकाउंट्स के लिए हम अलग बुक बना रहे हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लिए हम अलग बुक बना रहे हैं और वहाँ पे सेपरेटली दोनों के ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर रहे हैं। जब हम इंटीग्रेटेड सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं तो वहाँ पे हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि एंड में जो हमारा रिजल्ट आएगा वो एक सिंगल नेट प्रॉफिट की अमाउंट आएगी। लेकिन जब हम नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम को फॉलो करते हैं, अडॉप्ट करते हैं, तो वहाँ पे हमारे पास क्या है, कुछ प्रॉब्लम अराइजेज हो जाती है। लास्ट में जो हमारा एंड रिजल्ट होता है वो मैच नहीं कर पाता। मीन्स कॉस्ट अकाउंटिंग से जो हमारे पास प्रॉफिट आ रहा है और फाइनेंशियल अकाउंटिंग से जो हमारा प्रॉफिट आ रहा है, नेट प्रॉफिट आ रहा है, वो दोनों मैच नहीं करते, उनमें वेरिएशंस होते हैं। तो उस केस में हम एक्यूरेट प्रॉफिट जो हमारा है उसको डिटरमाइन नहीं कर पाते कि हमारा एक्चुअल प्रॉफिट, जो एक्यूरेट प्रॉफिट है वो कौन सा है। तो यहाँ पे जो हमारी एक्यूरेसी है प्रॉफिट के अंदर वो सफ़र होने लगती है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, रिकन्सिलिएशन का यूज़ करते हैं। रिकन्सिलिएशन क्या है, एक प्रोसेस है जिससे हम फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि जो ये वेरिएशंस आए हैं हमारे दोनों अकाउंटिंग में, दोनों बुक्स के प्रॉफिट में, वो किन रीजंस की वजह से आई है। वही जो प्रोसेस है, डिसएग्रीमेंट हो रहा है प्रॉफिट के अंदर, या फिर जो वेरिएशंस आ रहे हैं दोनों कॉस्ट और फाइनेंशियल के प्रॉफिट्स के अंदर, उसको, उसके रीजंस को फाइंड आउट करने की प्रोसेस को ही हम रिकन्सिलिएशन बोलते हैं। अब रिकन्सिलिएशन हमें हेल्प करती है कॉस्ट और फाइनेंशियल अकाउंट्स के अंदर जो एंड रिजल्ट्स आए हैं उसके गैप को ब्रिज करने में। रिकन्सिलिएशन के अंदर हम क्या करते हैं, दोनों के प्रॉफिट्स को कंसीडर करके चलते हैं, दोनों के प्रॉफिट को कंसीडर करके चलते हैं। कॉस्ट और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस से जो हमारे प्रॉफिट आए हैं, एंड रिजल्ट आए हैं, उनको हम कंसीडर करके चलते हैं और एक प्रॉफिट से हम दूसरे प्रॉफिट पे अराइज हो जाते हैं। अराइज कैसे होते हैं, हम कुछ एडजस्टमेंट करते हैं एक प्रॉफिट के अंदर, जिसकी वजह से हमारे पास दूसरे बुक का प्रॉफिट आ जाता है। अब देखो, इससे पहले हम इसकी प्रिपरेशन पढ़ें कि रिकन्सिलिएशन को प्रिपेयर कैसे किया जाता है, उससे पहले हम रीजंस पढ़ते हैं कि हमारे पास क्या क्या रीजंस हो सकते हैं जिससे हमारा कॉस्ट और फाइनेंशियल का जो रिजल्ट है, एंड रिजल्ट है, वो मैच नहीं कर रहा। तो अगर हम रीज़न की बात करें तो सबसे पहले हमारे पास आता है एस्टिमेट्स एंड एक्चुअल्स। अब देखो, कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर मेनली हम एस्टिमेट्स की बात करते हैं या स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की बात करते हैं। स्टैंडर्ड, एक जो हमारा स्टैंडर्ड रेट है या एस्टिमेटेड रेट है, उसको कंसीडर करके चलते हैं हम अपनी डायरेक्ट लेबर के लिए, डायरेक्ट मटेरियल के लिए, ओवरहेड्स के लिए, या किसी और भी चीज़ के लिए, जो भी हमारे एक्सपेंसेस वगैरह है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कॉस्ट है, उसको हम एस्टिमेट्स के बेसिस पे कैलकुलेट करते हैं और रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर क्या होता है, हम जो एक्चुअल अमाउंट्स हमारे पास आई है कॉस्ट की, एक्सपेंसेस की, उसको रिकॉर्ड करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास दिक्कत हो जाती है कब, जब हमारी एस्टिमेटेड कॉस्ट और जो एक्चुअल कॉस्ट है अगर वो डिफरेंट हो जाए, तो हमारे पास क्या होता है, डिफरेंसेस आ जाते हैं एंड रिजल्ट्स में दोनों बुक्स के। अब ये देखो, किस किस आइटम्स के अंदर आ सकता है कि हमारी जो एस्टिमेटेड कॉस्ट है और जो एक्चुअल कॉस्ट है वो मैच नहीं कर रही। मे बी डायरेक्ट मटेरियल के अंदर जो हमने कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर एस्टिमेट की थी वैल्यू, और जो एक्चुअल में एंड रिजल्ट, एक्चुअल में लास्ट में हमारे पास एक्चुअल कॉस्ट आई है, वो सेम नहीं है, वो मैच नहीं कर रही, तो डिफरेंसेस आ सकते हैं। ऐसे ही डायरेक्ट लेबर के अंदर आ सकता है। क्यों आ सकता है डिफरेंस एस्टिमेटेड और एक्चुअल में? मे बी हमने डिफरेंट वेज रेट मेथड्स अप्लाई कर दी हो, या हमने पहले इंसेंटिव नहीं दी हो, बाद में हमने बोनस वगैरह प्रोवाइड कर दी हो, या फिर जो हमारे पास इंसेंटिव प्लान्स हैं हमने डिफरेंट इंसेंटिव प्लान्स यूज़ किए हैं, या फिर जो हमारे पास ओवरहेड्स है उसकी हमने प्री डिटरमाइन रेट पे रिकवर्ड उसको कम या ज़्यादा किया है, लेकिन एक्चुअल में वो कुछ अलग ही डिफरेंसेस, अलग ही ओवरहेड शो कर रहे हैं। या फिर डेप्रिसिएशन की बात करें, स्टार्टिंग में हमने कोई और मेथड लगा दिया था, बाद में हमने उस मेथड को चेंज कर दिया। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर हमने कोई और मेथड के हिसाब से डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया, कॉस्ट अकाउंटिंग में हमने किसी और मेथड से किया है, तो वहाँ पे डिफरेंसेस आ सकते हैं दोनों के रिजल्ट्स में। सेकंड, अगर हम बात करें, फिर हमारे पास है वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक्स। अगर हम स्टॉक का वैल्यूएशन ही अलग अलग मेथड से कर देते हैं, जैसे कि अगर रॉ मटेरियल है, अगर हम बात करें कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर हमारे पास रॉ मटेरियल के लिए मेथड्स कौन से होते हैं, लिफो, फिफो, उनकी वैल्यूएशन के लिए
एवरेज मेथड। लेकिन फाइनेंशियल अकाउंट की बात करें, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर हम क्या करते हैं, ओरिजिनल कॉस्ट या फिर जो मार्केट प्राइस, दोनों में से जो कम होता है उस पर हम रिकॉर्ड करते हैं। तो यहाँ पे दोनों की जो कॉस्ट है वो डिफरेंट आएगी, तो उसकी वजह से जो वैल्यू है वो डिफरेंट आएगी, जिसकी वजह से डिफरेंट हमारे जो एंड रिजल्ट्स हैं दोनों अकाउंटिंग के, दोनों बुक्स के, वो मैच नहीं कर पाते। ऐसे ही वर्क इन प्रोग्रेस की बात करें तो मे बी कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर हमारे पास क्या होता है, हम डिफरेंट मेथड से चार्ज करते हैं, और जो हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग है उसको हम डिफरेंट मेथड से चार्ज करते हैं, डिफरेंट वैल्यूएशन होता है उसका। तो यहाँ पे जो उसकी वैल्यू है वो डिफ़र करती है दोनों बुक्स में, इसकी वजह से भी हमारे जो एंड रिजल्ट्स हैं वो मैच नहीं कर पाते। ऐसे ही फिनिश गुड्स का, कि अगर हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक अगर हम बात करें फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर, तो हम क्लोजिंग स्टॉक को फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जो कॉस्ट हमारी कम होती है, ओरिजिनल कॉस्ट या मार्केट प्राइस, दोनों में से जो कम है उस पर चार्ज करते हैं। लेकिन जो हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग है उस पर हम टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे क्लोजिंग स्टॉक को कैलकुलेट करते हैं, तो वहाँ पे भी हमारी जो वैल्यू है वो डिफ़र कर रही है, इसकी वजह से भी वो डिफरेंसेस आ सकते हैं। ऐसे अगर हम और बात करें तो हमारे पास कुछ आइटम्स ऐसी होती है जो सिर्फ हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर ही इंक्लूड करते हैं, जैसे वो सारे एक्सपेंसेस या वो सारी इनकम्स जो हमारी फाइनेंशियल नेचर की है, प्योरली फाइनेंशियल नेचर की है। लाइक अगर हम लॉस हो रहा है हमें इन्वेस्टमेंट पे, तो वो सिर्फ हमारे फाइनेंशियल नेचर की ही है, इसलिए हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर ही इंक्लूड करेंगे। या फिर अगर हम कहें हमें डिविडेंड्स रिसीव हो रहे हैं, या फिर हमने इन्वेस्टमेंट को सेल कर दिया, उस पर हमें प्रॉफिट रिसीव हो रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें हमारी सिर्फ फाइनेंशियल नेचर की है, तो इसीलिए हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर ही इनको रिकॉर्ड करते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर इनकी कोई एंट्री नहीं की जाती। ऐसे ही हमारे पास कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो सिर्फ कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर ही इंक्लूड होती है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर इंक्लूड नहीं होती। जैसे कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर क्या है, हम नोशनल रेंट को भी चार्ज करते हैं। अगर एक प्रोप्राइटर है, उसकी खुद की ही बिल्डिंग है, उस पर भी हम रेंट चार्ज कर देते हैं। ऐसे ही अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करें तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को भी हम क्या करते हैं, जो हम एक्चुअल में पे नहीं कर रहे लेकिन फिर भी हम उसको शो कर देते हैं, रिकॉर्ड कर देते हैं, ये दिखाने के लिए कि नहीं, एक्चुअल में हमारी कैपिटल को एम्प्लॉय करने की कुछ कॉस्ट आ रही है। ऐसे ही डेप्रिसिएशन को हम क्या करते हैं, एक मिनिमल अमाउंट पे भी चार्ज कर दे। लाइक अगर हम बात करें फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर, अगर हमारा जो एसेट की वैल्यू 10 रुपीज़ या फिर 99 रुपीज़ बच रही है तो हम उसको इग्नोर करते हैं वहाँ पे, लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर हम उस लिटिल अमाउंट पे भी डेप्रिसिएशन को चार्ज कर देते हैं। देन हमारे पास आता है एबनॉर्मल गेन्स एंड लॉसेस। एबनॉर्मल गेन्स और लॉसेस की अगर हम बात करें तो देखो, कॉस्ट अकाउंटिंग की बात करें तो वहाँ पे हमारे पास चॉइस होती है कि हम एबनॉर्मल लॉस और गेन्स को इंक्लूड कर रहे हैं या इंक्लूड नहीं कर रहे। अगर हम वहाँ इंक्लूड कर रहे हैं तो डेबिट करेंगे कॉस्टिंग P&L के अंदर, और फाइनेंशियल अकाउंट के अंदर एबनॉर्मल गेन्स और लॉसेस चार्ज किए जाते हैं P&L अकाउंट में, तो वहाँ पे तो हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि दोनों में हमने चार्ज कर दिया, इक्वल अमाउंट से चार्ज कर दिया। लेकिन अगर हम कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर उनको चार्ज नहीं कर रहे और फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर उनको चार्ज कर रहे हैं, तो वहाँ पे डिफरेंसेस आएंगे, जिसकी वजह से हमारा एंड रिजल्ट मैच नहीं होगा। तो ये हमारे पास है कि कॉजेज़ किस वजह से जो हमारे एंड रिजल्ट्स हैं दोनों बुक्स के वो मैच नहीं कर रहे। अब हम बात करते हैं रिकंसाइल, फिर हम कैसे करें, कैसे हम उन जो हमारे एंड रिजल्ट्स हैं उनको मैचअप करें। उसके लिए हमें प्रिपेयर करनी पड़ती है रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, जिसको हम मेमोरेंडम रिकंसिलिएशन अकाउंट भी बोलते हैं। अब देखो, ये हम प्रिपेयर करते हैं ताकि जो हमारे नेट प्रॉफिट्स आए हैं दोनों अकाउंट्स के, उनको हम मैचअप कर सके। और मैचअप कैसे करते हैं, एक पर्टिकुलर दो प्रॉफिट्स हैं हमारे पास, एक कॉस्ट अकाउंटिंग के हिसाब से, एक फाइनेंशियल अकाउंटिंग के हिसाब से। हम एक पर्टिकुलर बुक के प्रॉफिट को हम बेस मान के चलते हैं और उसके अंदर कुछ एडजस्टमेंट करते हैं, जिससे जो हमारा एंड रिजल्ट है वो दूसरा अकाउंट था, जो दूसरी बुक थी, उसके हिसाब से जो हमारे पास प्रॉफिट होता है वो हमारे पास निकल के आ जाता है। अगर हम बात करें रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट की, तो देखो रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के अंदर हमारे पास 3 कॉलम होते हैं, पर्टिकुलर्स, प्लस एंड माइनस कॉलम। अब प्लस कॉलम में जिस चीज़ को हम ऐड कर रहे हैं उसको शो करेंगे, माइनस में जिसको हमें माइनस करना है। अगर आपके पास क्या है, 2 प्रॉफिट्स गिवन होंगे कॉस्ट अकाउंटिंग के हिसाब से और एक फाइनेंशियल अकाउंटिंग के हिसाब से।
आपकी मर्जी है, आप कॉस्ट अकाउंटिंग के प्रॉफिट को बेस लेके चलोगे या फिर फाइनेंशियल अकाउंटिंग के प्रॉफिट को बेस लेके चलोगे। अगर आप कॉस्ट अकाउंटिंग के प्रॉफिट को बेस लेके चलोगे तो लास्ट में जो आपके पास अमाउंट आएगी वो क्या आएगी, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का प्रॉफिट या लॉस आएगा। ऐसे ही अगर आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग के प्रॉफिट और लॉस को लेके चलोगे तो लास्ट अमाउंट आपके पास क्या आएगी, कॉस्ट अकाउंटिंग का प्रॉफिट या लॉस आएगा। अब देखो, अगर आपको जो भी आपने बेस ईयर लिया है, अगर उसका प्रॉफिट गिवन है तो वो आपको माइनस साइड प्लस साइड लिखना है, अगर आपको लॉस गिवन है तो माइनस कॉलम में हम लिखेंगे और कुछ एडजस्टमेंट करेंगे और लास्ट में हमारे पास अनदर अकाउंट है, अनदर बुक है, उसका प्रॉफिट या लॉस आ जाएगा। अगर हम ऐसे ही प्रिपेयर करते हैं मेमोरेंडम रिकंसिलिएशन अकाउंट तो इसके अंदर बहुत सिंपल है, जो हमने चीज़ें प्लस की है, प्लस कॉलम में है, उसको हम यहाँ पे क्रेडिट साइड लिख देंगे और जो हमारी चीज़ें माइनस कॉलम में है उसको हम डेबिट साइड लिख देंगे। अगर स्टार्टिंग में आपको प्रॉफिट गिवन है, जो आपका बेस बुक है, बेस अकाउंटिंग है, उसके हिसाब से अगर आपको प्रॉफिट गिवन है तो आप क्रेडिट साइड से स्टार्ट करोगे, अगर आपको लॉस गिवन है तो आप डेबिट साइड से स्टार्ट करोगे। और लास्ट में अगर आपके पास जो अनदर अकाउंट है उसका प्रॉफिट आता है तो इट मीन्स वो डेबिट साइड शो होगा बैलेंसिंग फिगर, अगर लॉस आता है तो क्रेडिट साइड शो होगी हमारी बैलेंसिंग फिगर। प्लस जो आपने एडजस्टमेंट किए उनको हम क्रेडिट साइड लिखेंगे, जो माइनस आइटम्स है उसको डेबिट साइड लिखेंगे। एग्जाम्पल अगर हम चेक करें तो देखो, प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट आपको गिवन है 10,000, प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट ये हमारा 10,300 है। तो आपको कहा है, आपकी मर्जी है, आप किसी भी प्रॉफिट को बेस मान के चल सकते हो। हम कॉस्ट अकाउंटिंग के प्रॉफिट को बेस मान के चलते हैं, ओके। तो हमने प्रॉफिट लिखा एज पर कॉस्ट अकाउंट 10,000 प्रॉफिट था तो प्लस कॉलम में। अगर हम आगे बात करें, अब देखो जो भी हमें एडजस्टमेंट करनी है वो फाइनेंशियल अकाउंट को ध्यान में रख के करनी है, ठीक है। जैसे वर्क ओवरहेड्स आपको गिवन है अंडर रिकवर्ड इन कॉस्ट अकाउंट, कि हमने कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर जो ओवरहेड चार्ज किए हैं वो अंडर रिकवर्ड है, कम चार्ज किए हैं। इट मीन्स हमने फाइनेंशियल अकाउंट, इट मीन्स देखो अंडर रिकवर्ड का मतलब क्या है कि रिकवर्ड आपने कम किए हैं, आपके एक्चुअल ओवरहेड्स कुछ ज़्यादा आए थे, एक्चुअल ओवरहेड्स आपके ज़्यादा आए थे और रिकवर्ड आपने कम किए हैं। इट मीन्स एक्चुअल ओवरहेड्स हम फाइनेंशियल अकाउंट में लिखते हैं, इट मीन्स हमने वहाँ पे ज़्यादा चार्ज कर दिए और यहाँ पे हमने कम चार्ज किए हैं। और कितना अंडर रिकवर्ड है, 500, तो यहाँ से भी हम ज़्यादा चार्ज कर देते हैं तो 500 को यहाँ से माइनस कर देते हैं। देन अगर हम बात करें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंक्लूडेड इन फाइनेंशियल अकाउंट, फाइनेंशियल अकाउंट्स में हमने इंक्लूड कर दिया लेकिन यहाँ पे इंक्लूड नहीं हुआ तो अब इंक्लूड कर देते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम चार्ज कर दिया हमने फाइनेंशियल अकाउंट से, लेकिन यहाँ से चार्ज नहीं किया तो अब चार्ज कर दो तो माइनस हो जाएगा। देन अगर हम बात करें डिविडेंड्स रिसीव्ड, डिविडेंड्स रिसीव्ड की एंट्री हम करते हैं फाइनेंशियल अकाउंट्स के अंदर, तो इट मीन्स वहाँ पे हमने ऐड कर दिया, यहाँ पे हमने ऐड नहीं किया तो हम अब ऐड कर देते हैं, तो अब आप ऐड कर दो। देन आपके पास है रेंट फॉर ओन बिल्डिंग चार्ज इन कॉस्ट अकाउंट, कॉस्ट अकाउंट के अंदर आपने चार्ज कर दिया ओन बिल्डिंग का रेंट, लेकिन इसकी एंट्री हम फाइनेंशियल अकाउंट्स के अंदर नहीं करते, आपने कॉस्ट में चार्ज कर दिया लेकिन कोई बात नहीं, आप कॉस्ट में दोबारा ऐड कर दो, तो हमने ऐड किया तो हमारे पास 300 आया। टोटल करो इधर का भी टोटल, लास्ट में आपके पास जो प्रॉफिट आएगा वो फाइनेंशियल अकाउंट का प्रॉफिट आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इसके क्वेश्चन करते हैं। अब देखो इसी से अगर आपको क्या करना है, मेमोरेंडम रिकंसिलिएशन अकाउंट बनाना है, तो जो प्रॉफिट आया था ओपनिंग बैलेंस आप यहाँ पे लिखोगे क्योंकि आपके पास प्रॉफिट था, तो क्रेडिट साइड जो भी एडजस्टमेंट्स आपने माइनस किया है उसको डेबिट साइड लिखो और जो भी एडजस्टमेंट आपने ऐड की है उनको क्रेडिट साइड लिखो। लास्ट में आपके पास जो बैलेंसिंग फिगर आएगी वो आपके पास फाइनेंशियल अकाउंट्स का प्रॉफिट आएगा। अगर हम आगे चले, एग्जाम्पल देखो 12.1, आपको नेट लॉस गिवन है एज पर फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स इतना, नेट रिकॉर्ड्स एज पर कॉस्टिंग रिकॉर्ड्स इतना, तो हम कॉस्टिंग से फाइनेंशियल पे जाएंगे। तो आप देखो कॉस्टिंग के हिसाब से, कॉस्ट अकाउंटिंग के हिसाब से आपके पास लॉस कितना है, 1,72,400, माइनस साइड लिखा हमने क्योंकि ये हमारा लॉस है। देन आपको देखो गिवन है वर्क ओवरहेड अंडर रिकवर्ड इन कॉस्टिंग, वही काम है कि आपने एक्चुअल ओवरहेड्स आपके ज़्यादा होते हैं अंडर रिकवर्ड में और रिकवर्ड आपने कम किए हैं, मींस कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर आपने कम ओवरहेड चार्ज किए हैं और फाइनेंशियल अकाउंट के अंदर आपने ज़्यादा ओवरहेड चार्ज कर दिए। और कितने कम किए हैं आपने कॉस्टिंग के अंदर, 3120, तो इसको अब चार्ज कर दो, अब चार्ज करोगे तो ये माइनस हो जाएगा। देन एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड रिकवर्ड इन एक्सेस,
मीन्स एक्चुअल अमाउंट उसकी कम थी, रिकवर्ड हमने ज़्यादा चार्ज कर दिए, हमने कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर ज़्यादा माइनस कर दिया, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर हमने कम माइनस किया है, तो कोई बात नहीं, इसको दोबारा से ऐड कर देते हैं, 1700 को हम ऐड करेंगे तो प्लस हो जाएगा। देन डेप्रिसिएशन चार्ज इन फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स में डेप्रिसिएशन हमने चार्ज किया है 11,200 और डेप्रिसिएशन जो हमने कोस्टिंग के अंदर चार्ज किया है वो है 12,500। इट मीन्स कोस्टिंग के अंदर हमने ज़्यादा चार्ज कर दिया, तो माइनस करो, डिफरेंस हमारा कितना आएगा 1300। इट मीन्स 1300 हमने कोस्टिंग में ज़्यादा चार्ज कर दिए, तो कोई बात नहीं, इसको दोबारा ऐड कर दो तो डेप्रिसिएशन हमारा ऐड हो जाएगा 1300। देन अगर हम बात करें इंटरेस्ट रिसीव्ड बट नॉट इंक्लूडेड इन कॉस्ट अकाउंटिंग, कि हमें इंटरेस्ट रिसीव्ड हो गया है, फाइनेंशियल में हमने एंट्री कर दी है, रिकॉर्ड कर दिया है, लेकिन कॉस्टिंग के अंदर इंक्लूड नहीं किया, तो अब कर देते हैं ऐड हो जाएगा। देन ऑब्सोलेसेंस लॉस चार्ज इन फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, ऑब्सोलेसेंस लॉस था वो हमने फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स के अंदर चार्ज कर दिया, मीन्स वहाँ से हमने माइनस कर दिया, लेकिन हमने कॉस्टिंग के अंदर माइनस नहीं किया, तो अब माइनस कर देते हैं तो माइनस हो जाएगा। देन इनकम टैक्स प्रोवाइडेड इन फाइनेंशियल बुक्स में आपने इनकम टैक्स चार्ज कर दिया, लेकिन कॉस्टिंग के अंदर चार्ज नहीं किया, तो अब चार्ज कर दो माइनस। देन बैंक इंटरेस्ट क्रेडिटेड इन फाइनेंशियल बुक्स, फाइनेंशियल बुक्स में आपको जो इंटरेस्ट था वो आपको रिसीव हो गया, लेकिन आपने कॉस्टिंग के अंदर उसकी एंट्री नहीं की, तो कोई बात नहीं, अब उसको ऐड कर दो, तो अब हम इसे ऐड कर देंगे। देन स्टोर्स एडजस्टमेंट, स्टोर्स की एडजस्टमेंट है, क्रेडिट की है हमने फाइनेंशियल बुक्स के अंदर, लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर अगर हमने नहीं की तो अब हम ऐड कर देते हैं, तो इसको हम ऐड कर देंगे। देन डेप्रिसिएशन ऑफ स्टॉक चार्ज इन फाइनेंशियल बुक्स, डेप्रिसिएशन था हमारे पास स्टॉक का, हमने फाइनेंशियल बुक में से चार्ज कर दिया, लेकिन कॉस्टिंग के अंदर अगर चार्ज नहीं किया तो कोई बात नहीं, अब हम माइनस कर देते हैं, तो ये माइनस हो जाएगा। तो इस तरीके से जो हमारा एंड रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, खुद ही फाइनेंशियल अकाउंटिंग के हिसाब से जो नेट लॉस है वो राइज हो जाएगा। इन दोनों को अगर आप माइनस करोगे तो ये वैल्यू आएगी आपके पास। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करें तो आपको गिवन है कि फाइनेंशियल अकाउंट्स के हिसाब से आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है और ऐसे ही कॉस्टिंग रिकॉर्ड्स के हिसाब से आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है। तो सबसे पहले आपको नेट प्रॉफिट फाइनेंशियल अकाउंट्स का और नेट प्रॉफिट कॉस्ट अकाउंट का प्रिपेयर करना पड़ेगा, फाइंड आउट करना पड़ेगा। अगर हम यहाँ पे फाइनेंशियल अकाउंट के हिसाब से P&L बनाएं तो सेल्स हमारा क्या होएगा, क्रेडिट। P&L अकाउंट के अंदर सेल्स हमारा क्या होगा, क्रेडिट होगा, मटेरियल डेबिट, वेजेस डेबिट, ओवरहेड्स डेबिट, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स भी डेबिट, सेलिंग भी डेबिट, फिनिश्ड गुड्स हमारा क्लोजिंग स्टॉक है तो ये क्रेडिट होगा, वर्क इन प्रोग्रेस भी हमारा क्रेडिट होगा, गुडविल रिटर्न ऑफ डेबिट होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट होगा। तो लास्ट में जो हमारी अमाउंट आएगी वो हमारा क्या आएगा, नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट आपका कितना आया, 2,20,000। ऐसे ही अगर हम कॉस्ट शीट प्रिपेयर करें तो देखो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, मटेरियल आपका कितना है 20 लाख। देन वेजेस आपकी कितनी है 10 लाख। डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर आपका टोटल प्राइम कॉस्ट कितनी आई आपकी 30 लाख। उसके बाद आपको क्या कहा है कि इन कॉस्टिंग रिकॉर्ड्स फैक्ट्री ओवरहेड इज चार्ज एट 100% ऑफ वेजेस। तो देखो हमारा फैक्ट्री ओवरहेड्स की बात करें अगर हम, तो फैक्ट्री ओवरहेड्स आपका कितना होना चाहिए, हाँ वेजेस का 100%, वेजेस आपकी कितनी है 10 लाख, तो इसका 100% भी 10 लाख हुआ, तो हमारा टोटल कितना आया 40 लाख। फिर आपको कहा था कि जो वर्क इन प्रोग्रेस है, देखो वर्क इन प्रोग्रेस के बारे में हमें कुछ नहीं कहा गया, तो इट मीन्स वर्क इन प्रोग्रेस हमारा इतने का इतना ही रहेगा, दैट इज़ 1,40,000। अगर हम 1,40,000 को माइनस करें तो हमारे पास क्या आएगा, बाद में हमारी फैक्ट्री कॉस्ट आई है 38,60,000। उसके बाद आपको कहा गया था कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड है वो आपको फैक्ट्री कॉस्ट का 10% चार्ज करना है, तो इसका 10% अब निकाले तो 3,86,000 हमारे पास आएगा, 86,000, 3,86,000। तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारे पास कितनी आई 42,46,000। अब देखो आपने सेल किए थे कितने 20,000 यूनिट्स और क्लोजिंग स्टॉक आपके पास कितना है 1230 का, तो इट मीन्स टोटल प्रोडक्शन आपने कितने की थी 21,230 की। तो हमारी टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितने की आई है 21,230 यूनिट्स की। अब देखो क्लोजिंग स्टॉक है उसको हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे चार्ज करते हैं, तो हम अगर 42 पे निकाले 42,46,000 ये कितने का है 21,230 यूनिट्स का, और हमें निकालना है 1,230 यूनिट्स का, तो ये हमारे पास कितना आएगा 24,6,000।
तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना आया है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना आया है 20,000 यूनिट का 40 लाख। देन अगर हम सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन आपको कहा था कि जितने आप यूनिट सोल्ड कर रहे हो पर यूनिट आप 20 रुपीज़ चार्ज करोगे, तो 20,000 का 20 रुपीज़ 20,000 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 4 लाख। देन कॉस्ट ऑफ सेल्स हमारी कितनी आई है 44, सेल्स हमारी थी 50, इट मीन्स हमारा प्रॉफिट कितना होगा यहाँ पे 6 लाख। तो कॉस्टिंग के हिसाब से, कॉस्ट अकाउंटिंग के हिसाब से आपका प्रॉफिट आया है 6 लाख, और वहाँ पे नेट प्रॉफिट जो आपका P&L के हिसाब से आया है वो आया है आपका 20 लाख। तो हमें यहाँ पे रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट प्रिपेयर करनी है। अब कहाँ से हमारे पास एंट्री होंगी, यहाँ से ही हम एडजस्टमेंट को चेक करेंगे। अब देखो सबसे पहले अगर हम बात करें इसके अंदर, मटेरियल वेजेस आपने सेम चार्ज किया है तो इट्स ओके, सेम ही रहेगा। देखो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, बेस ईयर मान के चलते हैं। बेस ईयर हम किसको मान रहे हैं, कॉस्ट काउंटिंग का जो प्रॉफिट है उसको हम बेस ईयर लेके चलेंगे। तो प्रॉफिट एज पर कॉस्ट रिकॉर्ड हमारा कितना हो गया 6 लाख। अब यहाँ पे ये प्लस माइनस कॉलम नहीं ले रहे, ये सिर्फ जो फाइनल अमाउंट्स है उसको यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है, और एडिशन माइनस यहाँ पे ही कर रहे हैं। तो हमारा आया 6 लाख बेस प्रॉफिट। देन अगर हम बात करें एडजस्टमेंट की, तो देखो फैक्ट्री ओवरहेड्स आपने यहाँ पे चार्ज किया है 9 लाख, लेकिन अगर हम बात करें कॉस्ट अकाउंटिंग की, वहाँ पे हमारे फैक्ट्री ओवरहेड्स कितने हैं 10 लाख। इट मीन्स 10 लाख हमने कॉस्ट शीट के अंदर 1 लाख रुपए ज़्यादा चार्ज किए हैं, तो 1 लाख हम ऐड कर देंगे। अब दोबारा 1 लाख हम ऐड करें तो हमारे पास फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड हो जाएंगे। देन अगर हम बात करें सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन की, सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन की नहीं, ऊपर से ही बात करते हैं हम। फैक्ट्री ओवरहेड्स हमारा हो गया। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स की बात करें, यहाँ पे हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड कितना है 5,20,000। अगर हम इसमें चेक करें कॉस्ट शीट के अंदर हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड है 3,86,000। इट मीन्स यहाँ पे हमने चार्ज कम किया है और वहाँ पे हमने ज़्यादा चार्ज कर दिए। इट मीन्स अब यहाँ से माइनस कर देते हैं, माइनस करो 1,34,000। देन अगर हम ऊपर चले दोबारा, देन हमारा है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे है 3,60,000 और वहाँ पे हमने चार्ज किए हैं 4 लाख। इट मीन्स वहाँ पे हमने 40,000 ज़्यादा चार्ज कर दिए, तो अब इनको ऐड कर देते हैं तो 40,000 हमारे क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा सेम है दोनों जगह। सेल्स सेम है। क्लोजिंग स्टॉक हमारा डिफर कर रहा है क्योंकि यहाँ पे हम 3 लाख चार्ज कर रहे हैं और वहाँ पे हम चार्ज कर रहे हैं 2,46,000। इट मीन्स यहाँ पे हमारे पास कितना है 3 लाख है और वहाँ पे हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक कितना बचा है सिर्फ 2,46,000। वहाँ पे हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक कम है तो कोई बात नहीं, रिमेनिंग जो 54,000 है हम अब ऐड कर देते हैं। देन वर्क इन प्रोग्रेस की बात करें, दोनों सेम है, बस इस गुडविल वर्क इन प्रोग्रेस की बात करें। देन उसके बाद हमारे पास गुडविल है। गुडविल हमने फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर चार्ज कर दी लेकिन यहाँ चार्ज नहीं करी, तो कोई बात नहीं, अब यहाँ से माइनस कर देते हैं, चार्ज कर देते हैं। टोटलिंग करो तो आपके पास आएगा 2,20,000 जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स के हिसाब से आपके पास प्रॉफिट आ जाएगा। तो ये है हमारा